वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसफार्मर में होने वाले टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफार्मर में किया जाता है या इसे ही हम इम्पिडेंस टेस्ट कहते हैं, अर्थात कि इसमें इम्पिडेंस टेस्ट किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में होने वाले टेस्ट अर्थात जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। बेसिकली जो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के टेस्ट को करना अनिवार्य होता है। यदि आप ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के पहले ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का करना अनिवार्य होता है। मतलब दो प्रकार के टेस्ट करेंगे, एक तो ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट। यदि ये दोनों टेस्ट हो गए तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन करने लायक है या नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट से आप आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, क्लियर है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं दोस्तों। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे। ये दो की पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि ओपन सर्किट टेस्ट से क्या मेजरमेंट करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस ज्ञात करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को ही इम्पिडेंस टेस्ट कहा जाता है। तो ये इम्पिडेंस को हम जेड से शो करते हैं। और ये जो इम्पिडेंस होता है दोस्तों, एक प्रकार की प्रतिबाधा होती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रतिबाधा का काम इम्पिडेंस का होता है। तो ये प्रतिबाधा, इसको दूसरे शब्दों में इम्पिडेंस कहा जाता है, प्रतिबाधा भी कहा जाता है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग लपेटी हुई है उस वाइंडिंग में यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस होता है। तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इम्पिडेंस टेस्ट का यूज करते हैं हम कॉपर लॉस मेजरमेंट करने के लिए। अर्थात हमको जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का यूज किया गया, इन वाइंडिंग्स में होने वाले कॉपर लॉस को हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो लॉसेस तो बहुत सिंपल है। जो ट्रांसफार्मर का कोर है, इस कोर में बेसिकली दो प्रकार के लॉस होते हैं। एक तो होता है ईडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। तो ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ये कोर में होते हैं दोस्तों। अब इस कोर में जो वाइंडिंग्स लपेटी हुई है ट्रांसफार्मर की, इन वाइंडिंग्स में भी लॉस होते हैं। तो ये जो वाइंडिंग्स में लॉस होते हैं दोस्तों, ये है कॉपर लॉस। क्योंकि यहाँ पर कॉपर का कंडक्टर यूज किए जाते हैं, तो कॉपर के कंडक्टर यूज करने के कारण इनमें भी कॉपर लॉस होगा। मतलब कि कॉपर में लॉसेस होंगे, हीट क्रिएट होगा, हीट जनरेट होगा। क्योंकि प्रत्येक कंडक्टर की अपनी स्वयं की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसके कारण यहाँ पर लॉसेस क्रिएट होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इम्पिडेंस टेस्ट को हम इसको कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं। बेसिकली इम्पिडेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कॉपर लॉस ज्ञात करना ट्रांसफार्मर के लिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का एचवी साइड, ये जो एचवी साइड है दोस्तों ट्रांसफार्मर का, तो लेफ्ट हैंड साइड जो वाइंडिंग है वो एचवी साइड है। और एचवी साइड में हम सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। ये ट्रांसफार्मर का कोर है दोस्तों, और इस कोर में वाइंडिंग्स लपेटी हुई है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का कोर है और इस कोर में वाइंडिंग्स लपेटी हुई है दोस्तों। तो इस ट्रांसफार्मर के कोर में यदि हम देखें तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग इस कोर में लपेट दी गई है। जब ट्रांसफार्मर के एचवी साइड में हम अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और वाट मीटर को कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो वाट मीटर में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों कॉइल होती है। तो करंट कॉइल को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और प्रेशर कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमें याद रहना चाहिए, या ये कनेक्शन हमें पता रहना चाहिए दोस्तों कि जब सर्किट में वाट मीटर को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर
ऐसे 4 टर्मिनल मिलेंगे आपको, एल एम एन सी करके। यहाँ पर एल को एन से कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्शन आपको पता रहना चाहिए, मेन हो जाएगा या लोड हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए, यहाँ पर एक चीज हमें देखने मिलता है कि ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज साइड है, अर्थात कि हाई वोल्टेज साइड में हम यहाँ पर 5 से 10% रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो हम हाई वोल्टेज साइड 5 से 10%, एचवी साइड 5 से 10% रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इन चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम ट्रांसफार्मर के एचवी साइड, हाई वोल्टेज साइड 5 से 10% रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। मतलब कि इनपुट सप्लाई के रूप में हम क्या देंगे दोस्तों, 5 से 10% रेटेड वोल्टेज देंगे, 5 to 10%। तो ये इनपुट सप्लाई एचवी साइड दिया जाएगा, अर्थात कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, इसे एचवी साइड में कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब याद करेंगे, तो एचवी साइड में दोस्तों हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर में अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर को कनेक्ट करेंगे। अब बेसिकली अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर को एचवी साइड हमने यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो एचवी साइड वाइंडिंग पर टेस्ट करते हैं, अर्थात कि हम जो भी टेस्ट करेंगे तो एचवी साइड टेस्ट करेंगे, क्योंकि कॉपर लॉस ज्ञात करना है तो एचवी साइड करेंगे, एलवी साइड नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कोर में एचवी साइड में अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर को कनेक्ट कर दिया गया है। यही अमीटर करंट शो करेगा, वाट मीटर पावर कितनी कंज्यूम हुई वो दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पावर, जो ट्रांसफार्मर की जो पावर है वो यहाँ पर दिखाएगा, और वोल्ट मीटर यहाँ पर वोल्टेज की रीडिंग दिखाएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर तीनों कंपोनेंट को कनेक्ट कर दिया है। अब इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में 5 से 10% रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जब 5 से 10% रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर से होती हुई है करंट फ्लो होगी, आई करंट इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में जाएगी। तो ये एचवी साइड है, तो एचवी साइड में ट्रांसफार्मर की कॉइल में यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा दोस्तों, और इसके कोर में फ्लक्स फाई उत्पन्न होगा। तो इसके कोर में फ्लक्स फाई उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर सेकेंडरी, मतलब कि इसके जो एलवी साइड है, एलवी साइड को हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो इस की पॉइंट को हमें याद रखना है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को, अर्थात कि लो वोल्टेज साइड को, एलवी साइड को हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इसीलिए इस टेस्ट का नाम शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। इस टेस्ट का नाम दोस्तों, इसके एलवी साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसीलिए एलवी साइड की वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करने के कारण ही इस मेथड का शॉर्ट सर्किट टेस्ट नाम रखा गया। नाम इसीलिए पड़ा दोस्तों, और इसी को इम्पीडेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा, उसी को कोर में फ्लक्स फ्लो होगी, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज को उत्पन्न करेगा। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, अर्थात कि म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर हमने इसको आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग को हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो वर्क है, इसमें हम इम्पिडेंस चेक कर सकते हैं, अर्थात कि इसमें कितन जो फुल लोड कॉपर लॉस, अर्थात कि कॉपर लॉस जो हो रहा है यहाँ पर वाइंडिंग्स में, ये वाइंडिंग्स में होने वाले कॉपर लॉस को हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर हम करते हैं, याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज की वाइंडिंग जो है एचवी वाइंडिंग पर ही करते हैं, अर्थात ये जो वाइंडिंग है एचवी साइड, इस साइड ही हम इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट को पूरा करेंगे। एलवी साइड में हम ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग को कनेक्ट नहीं करते। क्लियर है स्टूडेंट? एचवी साइड ही हम ट्रांसफार्मर के इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट को करेंगे। तो एचवी साइड में यहाँ पर 5 to 10% रेटेड वोल्टेज जो अप्लाई किया जा रहा है, ये रेटेड वोल्टेज सिर्फ एचवी साइड ही देंगे, और इसमें फुल लोड कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, फुल लोड, फुल लोड कॉपर लॉस, कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट।
फुल लोड कॉपर लॉस को ज्ञात किया जाता है इसमें, क्योंकि फुल लोड कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेथड का यूज किया जाता है। तो इसमें हम फुल लोड कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, इतना क्लियर है, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अब चलिए, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो एलवी साइड है, ये एलवी साइड को शॉर्ट किया जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से ज्यादा बनते हैं दोस्तों। माइक को म्यूट कर लीजिए, जो स्टूडेंट नगपुर है माइक को म्यूट करें। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में, यहाँ पर जो एलवी साइड है मतलब कि लो वोल्टेज साइड है ट्रांसफार्मर का, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के किस साइड को शॉर्ट किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के एलवी साइड को हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में फुल लोड करंट इसमें फ्लो होती है, याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करने के कारण इसमें जो I2 करंट फ्लो होगी यहाँ से, ये फुल लोड करंट यहाँ पर फ्लो होती है। मतलब कि जो एलवी साइड है, एलवी साइड से फुल लोड की करंट फ्लो होती है, फुल लोड। मतलब कि क्योंकि यहाँ ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जितने कंपोनेंट लगे हैं वो एचवी साइड लगे हैं, इसलिए फुल लोड करंट फ्लो होती है इसमें। चलिए, मेजरमेंट क्या करते हैं इसमें, मेजरमेंट के तौर पर करते हैं यहाँ पर कॉपर लॉस, मतलब किसी भी लोड पर। तो एनी लोड एट एनी लोड, मतलब कि कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे हम किसी भी लोड पर ट्रांसफार्मर है, लेकिन जो कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं ये फुल लोड पे ज्ञात किया जाता है, फुल लोड पे कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वाइंडिंग जो है ये वाइंडिंग से लपेटी गई है, ये कॉपर की वाइंडिंग्स होती है ट्रांसफार्मर में। कोर में जो वाइंडिंग्स लपेटी गई है, ये कॉपर की वाइंडिंग्स होती है दोस्तों, अर्थात कि कॉपर कंडक्टर होते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ये कॉपर के ही होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो टर्न पर डिपेंड करता है कि ये स्टेप अप होगा क्या स्टेप डाउन होगा, एलवी साइड कौन सा होगा, एचवी साइड कौन सा होगा, उसके टर्न पर डिपेंड करेगा दोस्तों। क्लियर है सभी को। यहाँ पर जो मेजरमेंट करते हैं वो कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं एट एनी लोड पर, बट फुल लोड पर हम कॉपर लॉस यहाँ पर ज्ञात करते हैं। आयरन लॉस इसमें देखेंगे तो आयरन लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई के होता है, और फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स फाई है, ये प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, अर्थात यहाँ पर फ्लक्स बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा। क्लियर है। अब ये जो वोल्टेज घटेगा तो आयरन लॉस भी घटेगा, आयरन लॉस। क्लियर है, यहाँ पर आयरन लॉस भी घटेगा। तो कहने का मतलब ये एक ही सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, आयरन लॉस कम होगा तो फ्लक्स फाई भी कम होगी, वोल्टेज भी कम होगा, तो वोल्टेज कम होगा तो आयरन लॉस भी कम होगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आयरन लॉस होता है इसे हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं, आयरन लॉस को नेग्लेजिबल माना जाता है, मतलब कि टोटल नेग्लेजिबल होता है, इसकी काउंटिंग हम आयरन लॉस की इसमें नहीं करते, क्योंकि इसमें आयरन लॉस नेग्लेजिबल होता है। इसके यदि हम कैलकुलेट पैरामीटर्स देखते हैं दोस्तों, तो कैलकुलेट पैरामीटर्स में हमें बहुत सारी चीजें दिखती है, कि जैसे हम कैलकुलेट पैरामीटर में देखेंगे तो यहाँ पर W इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R01 हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया, इसके कैलकुलेट पैरामीटर में देखेंगे तो ये कहाँ से आया दोस्तों, इसमें W इक्वल, जैसे इसकी यूनिट होती है, ये W जो लिखा है दोस्तों, ये P इक्वल I स्क्वायर R होता है, ये फार्मूला है। तो P इक्वल I स्क्वायर R होने के कारण ये एक प्रकार की लॉसेस है, ये जिसे ओमिक लॉस कहते हैं, ओमिक लॉस कहते हैं दोस्तों। तो ये जो लॉसेस है, इस लॉस को हमने ये पावर के फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है, तो P इक्वल हो गया I स्क्वायर R लॉस। तो यहाँ पर ये जो W लिखा है दोस्तों, ये पावर की इकाई हो जाएगी, इसे ही हम कहेंगे वाट, यही इकाई क्या हो जाएगी, पावर की शक्ति की वाट हो जाएगी दोस्तों। तो इसी को इस फार्मूले से कंपेयर किया गया है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस को हम कवर करेंगे, तो रेजिस्टेंस को कवर करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है जैसा का वैसा रह जाएगा, और ये जो आई है आई स्क्वायर, ये इसके अपान में आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये कैसा हो गया दोस्तों, अब कैलकुलेशन किया तो ये हो जाएगा W अपान आई का स्क्वायर। क्लियर है सभी को। यदि इसको कंपैरिजन करें
ये R01 और I1 को हम छोड़ दें, इस 1 को छोड़ दें और 01 को छोड़ दें दोस्तों, तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। अर्थात इससे कैलकुलेशन हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो कैलकुलेट पैरामीटर्स हैं, ये कैलकुलेट पैरामीटर्स W/I1² हो जाएगा। यदि हमें I1 का मान निकालना है तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, V1/Z01 कर सकते हैं। तो ये Z क्या है दोस्तों, ये है इम्पिडेंस। तो जब तक इम्पिडेंस नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ पर कॉपर लॉस ज्ञात नहीं होगा। इम्पिडेंस निकालने के लिए हमें कॉपर लॉस मतलब कि सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है, और अप्लाई आपने 5 to 10% रेटेड वोल्टेज दिया है, 5 से 10% हमने इसमें रेटेड वोल्टेज दिया है दोस्तों। तो ये 5 से 10% रेटेड वोल्टेज के कारण ही यहाँ पर लॉसेस के बारे में हमें पता चलेगा। क्लियर है? माइक को म्यूट कर लें संतोष। चलिए अब यहाँ पर देखें बेसिकली, तो ये जो रिएक्टेंस एक्स का जो मान है, रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला कहाँ से बना, रिएक्टेंस एक्स की वैल्यू जो है ये फार्मूला इस फार्मूले से बना है, अर्थात Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। क्योंकि Z वाला जो फार्मूला होता है, यदि एसी सर्किट आपने पढ़ा है तो ये होता है एक्स का स्क्वायर, या इसे कहेंगे सबसे पहले तो R का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है दोस्तों। क्योंकि ये Z का स्क्वायर ही होता है, लेकिन इसको वर्गमूल के तौर पर हम दूसरे राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो इस फार्मूले से इसको कंपैरिजन किया गया है। तो ये जो फार्मूला दोस्तों, ये फार्मूले से कंपैरिजन किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज मिलेगी, रिएक्टेंस, ये है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मान है, ये इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस, और ये है रजिस्टेंस, इसे शो करेंगे रजिस्टेंस से। तो ये जो रिएक्टेंस है दोस्तों, ये मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है, जिसे रिलक्टेंस होता है। मैग्नेटिक सर्किट में बाधा, मैग्नेटिक सर्किट में बाधा। तो ये जो रिएक्टेंस उत्पन्न होगा इसी कंपोनेंट के कारण होगा, क्योंकि ये रिएक्टिव कंपोनेंट होता है दोस्तों। और रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है ये एक्टिव कंपोनेंट में होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेट पैरामीटर्स हम देखेंगे, तो कैलकुलेट पैरामीटर्स में इस फार्मूले के तहत हम यहाँ पर आर का मान निकाल सकते हैं, आई का मान निकाल सकते हैं, और रिएक्टेंस एक्स का मान, अर्थात कि रेजिस्टेंस का मान भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कब करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट पैरामीटर का मतलब यदि सर्किट ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स में होने वाले लॉसेस में रेजिस्टेंस का मान निकालने बोलेगा, तब की कंडीशन में इस फार्मूले को यूज करेंगे। ये एक फार्मूला है दोस्तों, ये पूरा फार्मूले हैं और ये फार्मूले का यूज करते हैं। फिर यहाँ से तीरे गुणा किए तो I1 का स्क्वायर, तो ये इस टाइप से हो जाएगा ये फार्मूला दोस्तों। रिएक्टेंस का फार्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और कैलकुलेट पैरामीटर मतलब कि गणना कर सकते हैं हम। ये फार्मूले गणना करने के लिए ही है। जब आप ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन फार्मूलेस का, इन फार्मूलास का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ही इन फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी को? इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो टेस्ट किया जाता है वो फुल लोड टेस्ट, फुल लोड कॉपर लॉस टेस्ट किया जाता है। चलिए एक एक पैरामीटर्स के बारे में, फन फैक्ट के बारे में इसमें जानेंगे हम। इसमें इस मेथड में अर्थात कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम इस मेथड में फुल लोड कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। क्लियर है सभी को? यह टेस्ट ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड की वाइंडिंग पर करते हैं। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, की पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मेथड है ये ट्रांसफार्मर के एचवी साइड किया जाता है, एलवी साइड हम इस टेस्ट को नहीं कर सकते। क्लियर है? लो वोल्टेज वाइंडिंग को कॉपर कंडक्टर द्वारा शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्योंकि एलवी साइड को हम क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट करते हैं। एलवी साइड को इस सर्किट में शॉर्ट किया गया है। तो ये जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस पॉइंट को, ये की पॉइंट है। एचवी साइड नॉर्मल वोल्टेज कितना देते हैं, 5 से 10% वोल्टेज देते हैं। एक नॉर्मल वोल्टेज का 5 से 10% देते हैं। जितना वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे उसका 5 to 10% ही वोल्टेज यहाँ पर इनपुट के रूप में देंगे। क्लियर है?
जिससे इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फुल लोड करंट फ्लो होती है। तो एलवी साइड, ट्रांसफार्मर की जो एलवी साइड है इसमें फुल लोड करंट फ्लो होती है दोस्तों, फुल लोड करंट फ्लो होती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में, वो एलवी साइड में जब सप्लाई देते हैं हम दोस्तों, तो यहाँ पर बेसिकली हमें एक चीज देखने मिलती है कि ये ट्रांसफार्मर में की जो वाइंडिंग्स है, तो एलवी साइड यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी दोस्तों वो फुल लोड करंट होगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण ही फुल लोड करंट फ्लो होती है इसमें। क्लियर है सभी को? तो ये वाइंडिंग्स दिख रही है आपको, और यहाँ पर एलवी साइड हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया है, इस एलवी साइड को हमने शॉर्ट कर दिया है। तो शॉर्ट सर्किट करने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल लोड करंट फ्लो होगा, फुल लोड करंट फ्लो होगा दोस्तों। और ये जो फुल लोड करंट है इस प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में सर्कुलेट होने लगी, मतलब आई टू जो करंट है ये पूरे सर्किट में सर्कुलेट होने लगेगी दोस्तों, और ये वोल्टेज E2 बिल्डअप करेगा, उत्पन्न करेगा। और इसके जो एचवी साइड है, इसके एचवी साइड में हमने क्या किया है, कुछ कंपोनेंट को कनेक्ट किया है। तो एचवी साइड नॉर्मल वोल्टेज देते हैं 5 से 10%, इसमें रेटेड वोल्टेज दिया जाता है, 5 से 10% रेटेड वोल्टेज एचवी साइड दिया जाता है दोस्तों। और जिससे क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में फुल लोड करंट उत्पन्न होता है, किसके कारण, ये 5 से 10% रेटेड वोल्टेज देने के कारण ट्रांसफार्मर के एलवी साइड यहाँ पर फुल लोड करंट उत्पन्न होती है। क्लियर है? और क्या होता है इसमें, इसके फुल लोड करंट फ्लो होने के कारण इसमें फुल लोड कॉपर लॉस होता है, क्योंकि फुल लोड करंट फ्लो होगी तो फुल लोड कॉपर लॉस भी होगा। तो यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉस कब होता है, जब फुल लोड करंट फ्लो होगी। तो इसमें एलवी साइड फुल लोड करंट फ्लो होने के कारण ही फुल लोड कॉपर लॉस होता है। इतना सभी को क्लियर है स्टूडेंट? जिसे हम क्या कहते हैं, वाट मीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। तो इस लॉस में जितना फुल लोड कॉपर लॉस हो रहा है ये कौन शो करेगा दोस्तों, ये वाट मीटर शो करता है। तो रीडिंग देने का काम है यहाँ पर वाट मीटर का, करेंट वोल्टेज की रीडिंग अमीटर वोल्ट मीटर का काम है। और इसमें जो लॉस शो करेगा, दिखाएगा, ये वाट मीटर में दिखाएगा। क्लियर है? हम जब टेस्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ट्रांसफार्मर में जो फुल लोड कॉपर लॉस हो रहा है, ये कॉपर लॉस किस इंस्ट्रूमेंट में, किस इक्विपमेंट में दिखाएगा, तो ये दिखाएगा आपको वाट मीटर में। क्लियर है स्टूडेंट? वाट मीटर में रीडिंग दिखाएगा, ये जो रीडिंग होगी ये वाट मीटर में होगी। तो जितना भी लॉस होगा ये वाट मीटर में रीडिंग दिखाएगा, इस रीडिंग को वाट मीटर नोट करेगा। क्लियर है सबको? देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एचवी साइड 5 से 10% हमने रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया, इसके कारण, इसके करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर सेकेंडरी साइड फुल लोड करंट उत्पन्न हुआ। और ये फुल लोड करंट किसके कारण हुआ दोस्तों, शॉर्ट सर्किट करने के कारण। हमने एलवी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो फुल लोड करंट यहाँ पर फ्लो होने लगी। अब ये फुल लोड जो करंट है इसके कारण यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉस होने लगा। और ये जो फुल लोड कॉपर लॉस है ये किसमें शो होने लगा दोस्तों, वाट मीटर में शो होने लगा। क्लियर है सभी को? ये चैन सिस्टम बना दिया मैंने। जब आप एचवी साइड 5 से 10% रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसके ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में, और एलवी साइड को शॉर्ट सर्किट करने पर, शॉर्ट करने पर उसमें फुल लोड करंट फ्लो होने लगती है, जिसे I2 से शो करेंगे। यही फुल लोड करंट के कारण फुल लोड कॉपर लॉस होता है, और यही फुल लोड कॉपर लॉस जो होगा इसकी रीडिंग वाट मीटर दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों एक चैन सिस्टम बनता है। क्लियर है सभी को? आयरन लॉस इसमें बहुत कम होता है, होता जरूर है आयरन लॉस, आयरन लॉस इसमें होता है जरूर है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम, जिसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत कम होता है दोस्तों। इस टेस्ट में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए इसे हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल माना जाता है दोस्तों, मतलब कि नगण्य माना जाता है। इसे क्या मानते हैं हम, नगण्य। क्लियर है सभी को?
सभी स्टूडेंट को क्लियर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं हम? फुल लोड कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए, अर्थात ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जितनी कॉपर लॉस हो रहा है उतने कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें आयरन लॉस भी होता है, लेकिन आयरन लॉस बहुत कम मात्रा में होता है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में ही क्यों होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है? बहुत बार वाई वाई में, एग्जाम में बहुत जगह पूछा गया दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। तो ऐसा इसलिए होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होने के पीछे कारण है क्योंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। और ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस होते हैं? आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो ये जो आयरन लॉस है दोस्तों, ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जो आयरन लॉस है ये वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आयरन लॉस किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज एंड करंट पर। क्लियर है इतना सभी को? अब ये जो कॉपर लॉस है, ये कॉपर लॉस किस पर डिपेंड करता है? करंट पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो वोल्टेज और करंट, तो ये इसकी यूनिट पर क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्ट है और एम्पियर है, इसीलिए यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वोल्ट एम्पियर। तो कॉपर लॉस करंट फ्लो होने पर डिपेंड करता है, मतलब कितनी करंट फ्लो होगी उस पर डिपेंड करेगा कॉपर लॉस। क्लियर है सभी को? आयरन लॉस डिपेंड करेगा वोल्टेज पर। क्लियर है सभी को? इस अब ये ट्रांसफार्मर में की रेटिंग केवीए में इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर में, कोर में, और कॉपर लॉस, मतलब कि वाइंडिंग्स में लॉस होता है। तो इस लॉस के कारण ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस वोल्टेज पर डिपेंड करती है और कॉपर लॉस करंट पर डिपेंड करती है स्टूडेंट। अतः ये दोनों जो लॉसेस हैं ये वोल्ट एम्पियर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वी से वोल्ट से वी हो जाएगा और उसकी ए से करंट की यूनिट है एम्पियर। तो इसमें ये दोनों लॉसेस किस पर डिपेंड करते हैं? वोल्ट एम्पियर पर डिपेंड करते हैं दोस्तों, परंतु लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते। ये जो ट्रांसफार्मर की जो है लॉसेस, ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये लोड पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि वोल्टेज पर, और आई स्क्वायर आर पर डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों लॉस वोल्ट एम्पियर पर डिपेंड करते हैं दोस्तों, परंतु लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते। और ये जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। तो ये जो पावर फैक्टर इसके एंगल पर डिपेंड नहीं करता। इसकी जो केवीए रेटिंग की बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। अर्थात सरल शब्दों में ये कह सकते हैं हम कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में इसलिए होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, और ये लॉसेस आयरन लॉस और कॉपर लॉस होते हैं। ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये आयरन और कॉपर लॉस, आयरन लॉस वोल्टेज पर डिपेंड करता है, कॉपर लॉस करंट पर डिपेंड करता है। अब ये V और I हो गया दोस्तों। तो ये जो है कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये वोल्टेज और करंट पर डिपेंड होने के कारण इनकी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी वोल्ट एम्पियर, जिसे हम शो करना पड़ेगा। I के लिए A एम्पियर होता है, V के लिए तो वोल्ट ही होता है दोस्तों। तो इसकी इकाई क्या हो गई? वोल्ट एम्पियर। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में इसलिए होती है क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर में आयरन और कॉपर लॉस होते हैं, और ये आयरन और कॉपर लॉस वोल्ट एम्पियर पर होते हैं, वोल्ट एम्पियर पर डिपेंड करते हैं, परंतु ये पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते। और पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए में होती है दोस्तों। तो यदि आपको वाई वाई में पूछा जाए या एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, तो आपको यही आंसर देना है।